फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम रिवीजन करेंगे जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। जनरली इंटर के बच्चे ये वाले टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, पर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसमें मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा जो आपको एंड मोमेंट पे ध्यान में रखनी है। चैप्टर ज्यादा लोड वाला नहीं है, बहुत ही चिल चैप्टर है। जो मैं दो तीन चीजें बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन उसी में से आता है। तो सबसे पहले सर इस चैप्टर में क्या है, तो बेसिक बातें हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो उम्र की इस पड़ाव पे मैं आपको बताऊं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, पर चलो फिर भी सुन लो। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब सिंपली ये होता है वो टैक्स जो लग भी मेरे पे रहा है और भर भी मैं ही रहा हूं, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और एक और टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो लग तो किसी और पे रहा है पर भर कोई और रहा है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारी कोचिंग की फीस है 10,000, इस 10,000 पे 1,800 रुपए का जीएसटी लग रहा है, टोटल हो गया हमारा 11,800। इस 11,800 में सरकार ने बोला कि जो 1,800 रुपए है ना, ये 1,800 रुपए आपको बच्चों से लेने। इसका मतलब ये 1,800 रुपए का जीएसटी लग तो बच्चों पे रहा है, पर भरेगा कौन? भरेगा साहिल सर। इसको बोलते हैं क्या हम? इनडायरेक्ट टैक्स। अब सर डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब ये होता है जैसे जैसे मेरा स्लैब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा, पर इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा नहीं है। तो जो कम कमावेगा उसे भी सेम इनडायरेक्ट टैक्स देना है, और जो ज्यादा कमाएगा उसे भी सेम इनडायरेक्ट टैक्स देना है। इसलिए कहा गया इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव इन नेचर। दूसरी बात सर, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन बॉर्न बाय पर्सन और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे कोर्स में सर डायरेक्ट टैक्स के नाम पे इनकम टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी वाला चैप्टर आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। सीए इंटर में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब सर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? सर ये क्वेश्चन बिल्कुल एक होती है ना सी कैटेगरी, तो सी कैटेगरी बाद एक और कैटेगरी होती है डी कैटेगरी, जहां पे आपको कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। तो वो उसमें से क्वेश्चन आता है क्या? फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्या होते हैं, तो एक बार अपन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो सर निर्मला सीतारमन ऐसे ही थोड़ी एग्जामिशन का चैप्टर शॉर्ट पे शॉर्ट करी जा रही है। तो बहुत ज्यादा कलेक्शन है जीएसटी का, जितना इनकम टैक्स का कलेक्शन है उतना ही हमारे जीएसटी का कलेक्शन रहता है। 2 लाख करोड़ का टारगेट महीने में है हमारे जीएसटी के कलेक्शन का, तो इतना इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो देखो ना यार, इनडायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू। सर इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये हमारा टैक्स लगता है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। इनकम टैक्स लगता है इनकम के ऊपर, जीएसटी लगता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये लगता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। सर इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है, डायरेक्ट टैक्स में कोई बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच का मतलब होता है सर इनडायरेक्ट टैक्स लग भी जाता है और पता भी नहीं चलता। डायरेक्ट टैक्स का ऐसा नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैं अपनी इनकम में से थोड़ा सा टैक्स देता हूं ना, तो इधर दिल में बहुत चुभता है, पर इनडायरेक्ट टैक्स का ऐसा है ही नहीं। आपने न जाने कितनी बार कोई ना कोई गुड्स लिया है, कोई ना कोई सर्विसेज ली है, तो आपने न जाने कितनी बार गुड्स और सर्विसेज खरीदते टाइम दुकानदार को जीएसटी भी दिया है क्या? कभी आपको चुभा क्या? तो सर इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा है जो लग भी जाए और चुभे भी नहीं। दैट इज नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। उसके बाद इन्फ्लेशनरी, तो देखो ना यार, अगर किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी का रेट है 18% और कल उस पे रेट कर दिया 28%, तो ऑटोमेटिकली उस कमोडिटी का रेट इंक्रीज हो जाएगा। इसे ही क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी। फिर है वाइडर टैक्स बेस। बेटा डायरेक्ट टैक्स तो बहुत ही कम बेस है, क्योंकि उसमें तो सर अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा कमाओगे तो जाके आप टैक्सेबल पर्सन बनोगे, और इंडिया में सर 2.5 लाख रुपए साल के कमाना भी बहुत बड़ी बात है।
इनडायरेक्ट टैक्स का ऐसा नहीं है, वो तो हर गुड्स, जितने भी गुड्स हैं, ये माइक हो गया, फिर ये रिमोट हो गया, जितने भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज है, कोचिंग की सर्विसेज है, इट कवर्स ऑल दी सर्विसेज। ठीक है, तो इसलिए है हमारा वाइडर टैक्स बेस देन प्रमोट सोशल वेलफेयर। सर सोशल वेलफेयर कैसे प्रमोट करता है? बेटा वो आप खाते हो ना, क्या खाते हो? अरे वो मुकेश, जो मुकेश खाता था, ओहो हाँ सर हाँ सर हाँ सर याद आ गया, टबैको। तो राजा ये जो टबैको है ना, इसको सिन गुड्स कहते हैं। सरकार क्या करती है ना, जो जो सिन गुड्स होते हैं, जो जो सिन कैटेगरी के गुड्स होते हैं, जो हार्मफुल गुड्स होते हैं, जो देश को भला पहुंचाने के लिए नहीं है, तो सरकार उन पे जानबूझ करके 28% का जीएसटी लगाती है और ऊपर से कंपनसेशन सेस नाम का एक और टैक्स लगाती है, ताकि इन सिन गुड्स पे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें और इनका यूसेज हम डिस्करेज कर सकें। दैट इज नोन एज व्हाट? प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। उसके बाद है हमारा रिग्रेसिव इन नेचर। तो डायरेक्ट टैक्स हमारा डिस्क्रिमिनेटरी है, जो ज्यादा कमाएगा उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी का ऐसा नहीं है। तो अंबानी का बेटा भी अगर कोचिंग पे आके कोचिंग ले रहा है तो उधर भी 18% का जीएसटी, और अगर एक गरीब माँ बाप का बेटा भी कोचिंग ले रहा है तो उधर भी 18% जीएसटी। क्या जीएसटी ऐसा डिस्क्रिमिनेट करता है कि अंबानी के बेटे से ज्यादा और इससे कम? तो यार मेरा जीएसटी बहुत ही क्यूटी पाया है, मेरा जीएसटी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। बोलो बात क्लियर है? अब सर जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, सब इधर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहला एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन का 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू जीएसटी आया था, और कॉन्स्टिट्यूशन का 122nd अमेंडमेंट बिल आए 122, एक्ट की बात हो 101। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, सर क्या हिस्ट्री है जीएसटी की? तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको ध्यान रखनी है। तो ईयर 2000 में प्राइम मिनिस्टर ने एक कमिटी बनाई थी, FRBM कमिटी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जहां पे ये प्रस्ताव रखा गया कि देश में जीएसटी लाया जाए। प्रस्ताव रखने से जीएसटी थोड़ी आ जाता है। 2006 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि हम 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लाएंगे। फिर सर आ गया क्या जीएसटी? नहीं। फिर हमारे अरुण जेटली जी आए और अरुण जेटली जी ने एक बिल निकाला 2014 में, 122nd अमेंडमेंट बिल। तो 2014 में हमारा आया था 122nd अमेंडमेंट बिल। अब बिल आया है, एक्ट नहीं आया। 2016 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट पास हो गया था और हमारा जीएसटी आ गया था। सर कौन कौन से एक्ट आए थे? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस। इसका मतलब टोटल 5 लॉ पास हुए थे। ठीक है, और मोर स्पेसिफिक कहूं तो सीजीएसटी का एक्ट, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग एक्ट, आईजीएसटी का एक्ट, यूटीजीएसटी का एक्ट और कंपनसेशन सेस का एक्ट। पर बेटा जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है ना, वो नखरे दिखा रहा था क्योंकि उसका सेपरेट एक स्टेटस था। आपको तो मालूम है आर्टिकल नंबर 370 पे कितने विवाद थे। जम्मू एंड कश्मीर 8 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया। ठीक है, तो सारे स्टेट्स तो 1 जुलाई को लेके आ गए, पर हमारा जम्मू एंड कश्मीर कब लेके आया था? 8 जुलाई 2017। फ्रांस पहली कंट्री थी जो वैट जीएसटी को लेके आई थी। सर कौन से सन में? 1954 में। इसके बाद सर आखिरकार ये जीएसटी क्या है? तो जीएसटी क्या है वो समझने से पहले आप इस एग्जांपल पे आ जाओ। सपोज करो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर। राजा मैन्युफैक्चर की कॉस्ट है 1 लाख, इसने जीएसटी चार्ज करा कितना? 18%। टोटल हो गया हमारा कितना? 1,18,000। अब क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है तो इसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है,
अभी आपको ये तो समझाने की जरूरत नहीं है कि आईटीसी क्या होता है, क्योंकि क्लास में हमने ये सारे टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस करे थे। तो यार आईटीसी इसको नहीं मिलेगा। अब ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, तो ये गवर्नमेंट को पे करेगा कितना, 18,000। ठीक है, तो जनरली क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, बस आपको यही करना है और फिर नेट नेट में पेमेंट आ जाती है। ठीक है, तो यार मैन्युफैक्चरर है 1,00,000, 18% कितना हो गया 18,000, गवर्नमेंट को पे कर दिया कितना 18,000। अब जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करेगा, सर लॉजिक सी बात है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये अपना प्रॉफिट भी तो जोड़ेगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर को कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो जीएसटी इज नेवर कॉस्ट, तो जीएसटी नेवर बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 1,00,000, सपोज करो उसने प्रॉफिट चार्ज करा 11,200, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 11,200, इस पे 18% जीएसटी कितना हो गया 20,016। अब राजा एक बात बताओ, ऑलरेडी हम कितना चुका के हैं 18,000 है ना, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करा होगा तो कितना दिया होगा 1,18,000, 1,00,000 गुड्स का और 18,000 जीएसटी का। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि 18,000 जीएसटी का पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जा चुका है। ठीक है, क्योंकि यार मैन्युफैक्चरर तो देगा ना 18,000 किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसका मतलब सर ये तो बनी बात है कि 18,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑलरेडी जा चुका है। सर दूसरी जो मुद्दे की बात है वो इतनी सी है कि सर जब ये जीएसटी 20,016 चार्ज कर रहा है तो क्या ये 20,016 पे करेगा, राजा 18,000 तो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 20,016 में से 18,000 माइनस करने के बाद जो बचा 2,016 वही ये देगा। अच्छा सर मजे की बात बताऊं, तो प्रॉफिट है 11,200 और इस 11,200 का जैसे ही आप 18% करोगे ना तो आएगा क्या आपके पास 2,016। ठीक है, उसके बाद है हमारा कौन, रिटेलर। तो उसके बाद जब हमारा रिटेलर है सर उसका कैसा क्या करना है, तो रिटेलर का तो बहुत ही सिंपल है, वापस से 11,200 क्योंकि जीएसटी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा 11, फिर प्रॉफिट 1,32,740, इसके बाद जीएसटी आया 18%। अब राजा एक बात बताओ, रिटेलर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर को कितना दे के आया है, तो सर रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को जब दिया होगा ना तो 1,11,200 दिया होगा प्लस 20,016 दिया होगा जीएसटी के नाम का। अब 24,451.20 माइनस 20,016 तो ऑलरेडी देखे है, तो बचा कितना 4,435.20, बस ये गवर्नमेंट को देना है। अच्छा सर वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, तो यार वैल्यू एडिशन भी हुआ है 24,640, इसका 18% हो गया 4,435.20। वैल्यू एडिशन का मतलब जनरली ये होता है कि सामने वाले ने कितने ओवरहेड्स लगाए, कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए, कितना प्रॉफिट जोड़ा, सामने वाले ने कितनी क्या वैल्यू ऐड करी। ठीक है, अल्टीमेटली सर कंज्यूमर वो आखिरी कड़ी है जो बेचारा क्रेडिट नहीं ले पाएगा, तो सर कंज्यूमर को कितने का पड़ेगा 135,840 प्लस 2,445.1, तो टोटल कॉस्ट पड़ गई हमारा कितना 160,291। क्या सर यहाँ पे कोई आईटीसी रहेगा, तो राजा अब तो कोई कंज्यूमर को आईटीसी नहीं मिलेगा। और मजे की बात यह है कि जितना यहाँ पे करके है 18,000, 2,016, 4,435, इन सबको जोड़ोगे तो अल्टीमेटली वही आएगा जो कंज्यूमर पे करेगा, क्योंकि जो जीएसटी है ना वो ना तो मैन्युफैक्चरर की जेब से जाएगा, ना डिस्ट्रीब्यूटर की जेब से जाएगा और ना ही रिटेलर की जेब से जाएगा। सर फिर ये जीएसटी किसकी जेब से जाएगा, तो जीएसटी जाएगा हमारे कंज्यूमर की जेब से। बोलो माता रानी की जय। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। अब बस सर अब इसके कंसेप्ट ऑफ जीएसटी कि आखिरकार क्या है ये जीएसटी, तो सबसे पहले वैल्यू एडेड टैक्स हमने ऑलरेडी देख लिया, जितनी जितनी वैल्यू ऐड होते जा रही है उस पे टैक्स देना है। कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट, अगर भाई आपने ऑलरेडी पे कर दिया है तो अगली स्टेज में आप क्रेडिट ले लेना, तो मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट नहीं मिलेगा पर होलसेलर जब मैन्युफैक्चरर को पे करेगा क्रेडिट ले लेगा, रिटेलर जब होलसेलर को पे करेगा क्रेडिट ले लेगा। अच्छा कंज्यूमर को भी क्रेडिट नहीं मिलेगा।
उसके बाद बर्डन इज बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर एंड नो कास्केडिंग ऑफ टैक्स। सर ये कास्केडिंग ऑफ टैक्स क्या होता है? कास्केडिंग ऑफ टैक्स का सिंपली मतलब होता है कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं हुआ। ठीक है सर, कैसे नहीं हुआ टैक्स ऑन टैक्स? राजा 1,11,200 में क्या टैक्स का अमाउंट शामिल था? नहीं शामिल था, क्योंकि मैंने आपको बोला कॉस्ट में कितना लेना, 1 लाख। अगर मैं 1,18,000 लेता तो दिक्कत हो जाती, तो फिर पता है क्या हो जाता? टैक्स ऑन टैक्स हो जाता। तो यहां पे टैक्स ऑन टैक्स नहीं हुआ, उसी चीज को बोलते हैं हम क्या? कास्केडिंग इफेक्ट। तो दैट इज नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। बोलो बात क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्यों जीएसटी आया? कोई तो वजह रही होगी ना जीएसटी आने की। तो यार पुराने टैक्सेस में जो कमी थी उसको दूर नहीं कर पा रहे थे, तभी जन्म हुआ था किसका? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। तो सर आखिरकार पुराने टैक्सेस, पुराने सिस्टम में क्या क्या कमी थी? तो यार सबसे पहले कमी थी कि हमें यही नहीं समझ में आता था कि गुड्स किसको बोले, सर्विसेज किसको बोले। जैसे सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर गुड्स है कि सर्विसेज है? अगर सर आप उसको गुड्स मान लोगे तो फिर टैक्स लगाना पड़ेगा, सर्विस मान लोगे तो वापस टैक्स लगाना पड़ेगा। रेस्टोरेंट पता ही नहीं चल रहा है गुड्स है कि सर्विसेज है। इस चीज को बोला जाता था क्या? डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि सर गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस ही मालूम नहीं पड़ता था। ठीक है, एक और चीज देखो, पहले क्या होता था, 1,000 रुपए की वैल्यू, इस पे 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगी, टोटल हो गया 125। अब सर हमने जैसे ही टोटल करा तो हो गया 1125। एक्साइज ड्यूटी हमारी लगती थी मैन्युफैक्चरिंग पे। फिर वैट, जब हम इंट्रा स्टेट सेल करते थे तो हम क्या लगाते थे? वैट। अब भाई वैट जब आप लगा रहे हो तो आप वैट किस पे लगा रहे हो? 1125। और यार 1125 में तो 1,000 रुपए प्लस 125 रुपए, इसका मतलब जब ये 160.88 वैट लगा तो सर इसमें तो 1,000 रुपए पे भी लग गया, जैसे 14.30 तो 143 इस पे लग गया, और 125 का 14.30 17.87 ये इस पे लग गया। अभी दिक्कत किस बात की है? सर ये तो सरासर जागती है। क्यों भाई? 125 पे आपने वापस से टैक्स लगा दिया। दिस इज व्हाट? टैक्स ऑन टैक्स। दिस इज व्हाट? कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। आई बात समझ में? तो यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसी कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स की वजह से ही जीएसटी को आना पड़ा। सर आखिरकार यहां पे क्रेडिट क्यों नहीं दिया? राजा क्रेडिट इसलिए नहीं दिया ना क्योंकि एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, और ये जो वैट है ना ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो अब भला क्रेडिट दे तो दे कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट दे नहीं रही है, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है भाई हम क्यों क्रेडिट दें, हमारा क्या काम क्रेडिट देने का। तो यार दोनों के बीच में झड़ंत होती थी, भिड़ंत होती थी, इसलिए दिक्कत आने लगी। आई बात समझ में? तो यार पहले जो एक्साइज था उसी को बोलते थे हम क्या? सेनवेट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। तो एक्साइज इज नोन एज व्हाट? सेनवेट। और ये सेनवेट का जो सिस्टम था वहां पे सर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी टैक्सेस है उसका आपको क्रेडिट मिल जाता था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सेनवेट में दिक्कत क्या आई थी कि सर सिंपल सी दिक्कत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तो टैक्सेस का क्रेडिट मिल रहा है, पर व्हाट अबाउट स्टेट लेवल वैट, ये प्रॉब्लम आई। फिर सर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि अगर हमारा एक डीलर है दिल्ली में, वो गुड्स खरीद रहा है कहां से? पंजाब से, क्योंकि ये इंटर स्टेट है, पंजाब अलग दिल्ली अलग। तो इंटर स्टेट पे पहले चार्ज होता था सीएसटी, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो 1000 और 20 टोटल हो गया कितना? 1020। ये 20 रुपए किसका है? सीएसटी का। अब ये क्या कर रहा है ना दिल्ली वाला इसको दिल्ली में ही बेच रहा है 1200 रुपए में।
अब 1200 रुपए के ऊपर सर वैट चार्ज करो 12.5%, 150। अब कायदा तो ये कहता है कि जब ये पे करे तो 150 में से 20 130 पे करे, पर सर दिक्कत पता है कहां आ गई, ये CST वॉज ओरिजिन बेस्ड टैक्स। ओरिजिन बेस्ड टैक्स का मतलब ये होता है कि जो 20 रुपए हैं कौन सी सरकार के पास गए, पंजाब सरकार के पास। ये जो वैट है 150 रुपए, ये किसको देना है सर, ये 150 रुपए का जो वैट है ना, ये तो दिल्ली सरकार को देना है। अब दिल्ली सरकार बोल रही है कि भाई हम आपको 20 रुपए का क्रेडिट कैसे दे दें, क्योंकि जो पैसा हमारे पास आया ही नहीं है उसका क्रेडिट हम आपको कैसे दे दें। लॉजिक की बात। तो सर ये भी पॉसिबल नहीं था। तो सर बेसिकली कहा जाए ना तो जीएसटी आने की वजह क्या थी, तो जीएसटी आने की वजह थी ये, एक तो सबसे बड़ी वजह थी व्हाट, कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, क्योंकि वन वाज नॉन वेटेबल सीएसटी। नॉन वेटेबल सीएसटी मतलब सीएसटी और वैट का आपस में सेट ऑफ पॉसिबल नहीं था, और इंक्लूजन ऑफ सैनवेट इन दी वैल्यू आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, मतलब एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी आप टैक्स लगाते थे। आई बात समझ में सर। फिर वैट के अंदर लोकल टैक्सेस ही शामिल नहीं थे, तो इंसान लोकल टैक्सेस अलग दे वैट अलग दे, इतने सारे लोकल टैक्सेस थे उसको वैट के अंदर शामिल नहीं करा। सर एक्साइज के बाद तो आपको कोई क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है, वैट सर्विस टैक्स अलग जा रहे हैं, और फिर डबल टैक्सेशन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ मुद्दे की बात बस इतनी सी थी कि जो सेंट्रल का टैक्स था स्टेट उसका क्रेडिट नहीं दे रहे थे, ठीक है, एंड वाइसा वर्सा, ठीक है। सर सेंट्रल के कौन कौन से टैक्स थे, तो राजा एक्साइज हमारी सेंट्रल का टैक्स था, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, सीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, और सर स्टेट, तो स्टेट का बहुत ही फेमस हमारा वैट वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट का था, और बहुत सारी लोकल लेवीज थी जो लोकल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, ठीक है। सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाई जीएसटी, तो एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वाई जीएसटी। सर हमारे देश में कौन सा जीएसटी आया, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना कि सर इंडिया में ड्यूअल जीएसटी लाया गया। ड्यूअल जीएसटी का मतलब है वो जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली चार्ज करेंगे, उसे बोला जाता है क्या, ड्यूअल जीएसटी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा इंट्रा स्टेट में, और आईजीएसटी चार्ज होगा इंटर स्टेट में। सर बहुत ही बढ़िया, शानदार। हाँ, फिर सर ये बेसिक सी बातें हैं हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं एक बार वापस से बता देता हूं। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी, इन तीनों को डीम्ड स्टेट का दर्जा दिया गया। डीम्ड स्टेट का मतलब होता है अगर दिल्ली से दिल्ली ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करो, जम्मू से जम्मू चार्ज हो रहा है तो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करो, और पुडुचेरी से पुडुचेरी ट्रांजैक्शन जा रहा है तो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करो, ठीक है। तो सर आखिरकार फिर यूटीजीएसटी कब चार्ज करें, तो यूटीजीएसटी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, अब ये मर्ज हो चुके हैं, और चंडीगढ़। अगर माल चंडीगढ़ से चंडीगढ़ जा रहा है तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी चार्ज होगा। बोलो माता रानी की जय। सर एक बात बताओ, अगर दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, तो राजा ये तो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना कि अगर दो स्टेट हो, एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी हो, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो, तो उस केस में तो हम आईजीएसटी चार्ज करते हैं। सर आखिरकार गुड्स और सर्विसेज को क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो क्लासिफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बस आपको ध्यान रखना है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। सर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, और ये यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट तो हम कितनी बार सीख चुके हैं। सीआईएस सबसे पहले आई से आई, फिर पहले आई को खत्म करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, ठीक है। तो पहले किसको करो, आई को खत्म करो, फिर तो पहले आई से आई, फिर आई से सी या आई से एस, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर राजा सी से सी, और अगर आपका सी बच जाए तो सी से आई, फिर एस से एस, और फिर अगर एस बच जाए तो एस से आई,
क्या सी और एस का आपस में यूटिलाइजेशन पॉसिबल है? तो सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, सी और एस का आपस में यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जब जब मैं एस बोल रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट हम यू को भी साथ में ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक है कि कब इंट्रा होगा तो सी और एस चार्ज करेंगे, इंटर होगा तो आईजीएसटी चार्ज करेंगे। एक और चीज आपको समझा देता हूं। एक चीज क्या है कि आखिरकार रेवेन्यू कैसे ट्रांसफर होता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। देखो ध्यान से, बहुत ही बच्चों जैसी बात है, कोई लोड मत लेना, इसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। ए ने बी को माल बेचा 10,000 रुपए का, आईजीएसटी चार्ज करा 1800। दूसरे स्टेट में रहते थे तो आईजीएसटी चार्ज करा। सर ए ने बी को माल बेचा 10, आईजीएसटी 1800, टोटल हो गया 11,800। अब बी ने सी को फर्दर माल बेचा। अब जब बी ने सी को फर्दर माल बेचा तो प्रॉफिट जोड़ेगा, तो इसने प्रॉफिट जोड़ा 20%, टोटल हो गया कितना? 12,000। सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, 1,080, टोटल हो गया कितना? 14,160। अब देखो सीजीएसटी 1,080, तो सबसे पहले तो मैंने आपको अभी सिखाया यूटिलाइजेशन। मेरे पास आईजीएसटी पड़ा है 1800, तो यार सर आप इसको यूज कर लो। तो 1800 में से 1,080 मैंने यूज करे, बचा कितना? नील। अब सर एक बात बताओ, एसजीएसटी भी 1,080 पे करना है, पर अब मैं यूज कितना कर पाऊंगा? 1800 में से ऑलरेडी मैंने 1,080 तो यूज कर लिया, इसका मतलब है बचा कितना? 720। तो अब मैं 720 यूज कर लूंगा, इसका मतलब है नेट में 360 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को चले जाएंगे। अब देखो दो ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में कमाया किसने? सर आईजीएसटी ने कमाया 1800। तो मैंने यहां पे लिख दिया ए से बी का ट्रांजैक्शन, और किसने कमाया? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बी टू सी के ट्रांजैक्शन में सर पता है किसने कमाया? तो बी टू सी के ट्रांजैक्शन में स्टेट गवर्नमेंट ने कमाया 360। सर एक बात बताओ, आपने यहां पे खेल कर दी। क्या खेल कर दी सर आपने यहां पे? एसजीएसटी पे करने के लिए आईजीएसटी को यूज करा। अब लॉजिकली बताना भाई, ये नाराज नहीं हो जाएंगे एसजीएसटी वाले? ये बोलेंगे यार हमको तो 1,080 मिलना वाला था और आईजीएसटी की वजह से हमको तो सिर्फ 360 मिला। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए। तो अब पता है क्या होगा? ये 720 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देगी कहां पे? स्टेट गवर्नमेंट को। तो 720 रुपए यहां से गए और 720 रुपए यहां पे प्लस हो गए। अल्टीमेटली सर रेवेन्यू सेंट्रल के पास बचा 1,080 और स्टेट के पास भी 1,080। और मजे की बात यह है, ये अल्टीमेटली वही बचेगा जो हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन होगा। तो आपको जितने भी ट्रांजैक्शंस करने, ए ने बी को करा, बी ने सी को करा, अल्टीमेटली आपको बस याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि अगर एसजीएसटी पे करने के लिए आईजीएसटी यूज करा तो सीजी एसजी को कंपनसेट करेगा। सर उल्टा भी तो हो सकता है? हाँ उल्टा भी हो सकता है। आईजीएसटी पे करने के लिए एसजीएसटी यूज करा तो एसजी सीजी को कंपनसेट करेगा। बोलो माता रानी की जय। आया समझ में? तो बहुत ही सिंपल है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। चल आगे सर हमारा जो जीएसटी है वो जीएसटी कॉमन पोर्टल है www.gst.gov.in। सरकार ने बहुत सारे जीएसपी और एएसपी बनाए से, तो जीएसपी इज
गुड्स एंड सर्विस टैक्स सुविधा प्रोवाइडर्स, एएसपी इज एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और ये जीएसटी की मदद के लिए बहुत सारे सुविधा प्रोवाइडर्स बनाए। उसके बाद सर कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हो जाता है जीएसटी के आने से तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 5 साल के लिए कंपनसेट करेगी। अब ये कंपनसेशन सेस उसी वैल्यू पे लगेगा जिस वैल्यू पे हमारा जीएसटी लगता है। ये कंपनसेशन सेस कब तक लगेगा सर? तो पहले तो लिमिट 30 जून 2022 तक थी, अब सरकार ने लिमिट बढ़ा दी है और कब तक कर दी है सर? 31 मार्च 2026। तो एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनसेशन सेस कब तक लगा सकते हैं? 31 मार्च 2026। सर जीएसटी क्या है? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज रॉन्ग। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर किस किस पे जीएसटी नहीं लगता है? तो सर अभी तो सब पे ही जीएसटी लगता है, बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ दैट इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, इन सब पे जीएसटी की बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती है सर? स्टेट गवर्नमेंट को भारी रेवेन्यू मिलता था, एक तो बाटल से, बाटल तो बॉटल से स्टेट गवर्नमेंट को भारी रेवेन्यू मिलता था। तो यार स्टेट गवर्नमेंट ने बोला भाई बॉटल को तो आउट करो। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से ही बॉटल को आउट कर दिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में गुड्स की डेफिनेशन दी है एज पर आर्टिकल 366, वहां पे लिखा हुआ है गुड्स डज नॉट इंक्लूड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है सर, इसके ऊपर कभी जीएसटी नहीं लगेगा। पेट्रोलियम, इसके ऊपर भी बहुत पैसे मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इसके ऊपर आज जीएसटी नहीं लगता, पर जब हमारा काउंसिल रिकमेंड कर देगा तब जीएसटी लगा दे। सर एक बात बताओ, टबैको का क्या है? तो टबैको हो गया, फिर एक हो गया अपना ओपियम, इंडियन हैम्प, इनके ऊपर जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। ठीक है सर, टबैको पे जीएसटी और दोनों लगता है तो महंगा हो जाएगा। हाँ, तो महंगाई तो करना है सरकार को। ठीक है, वैसे ही राजा ओपियम और इंडियन हैम्प है ना, तो ओपियम, इंडियन हैम्प, भांग, चरस, गांजा, इसके ऊपर भी स्टेट एक्साइज लगता है और इसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, एमसीक्यू में कभी पूछ लिया। सर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिरकार क्या क्या सोचा गया जब टैक्सेस को जीएसटी के अंदर सब सम्यूम करा गया? तो कुछ तो सोचेंगे ना कि ऐसे ही सारे टैक्सेस को सब सम्यूम कर देंगे। तो यार सरकार ने बोला कि सबसे पहले तो इनडायरेक्ट टैक्सेस होने चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेस शुड नॉट बी सबसम्यूम, इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी सबसम्यूम। फिर सर जिसको सबसम्यूम करना है वो ट्रांजैक्शन चेन का पार्ट होना चाहिए। ट्रांजैक्शन चेन का पार्ट मैन्युफैक्चर से लेकर शुरू होते ही कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तक जाता है। सर जब सबसम्यूम करेंगे तो सर फ्री फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट होना चाहिए, इसलिए तो इंटर में हमने जानबूझ करके क्या लगाया? आईजीएसटी, ताकि क्रेडिट में कोई रुकावट ना आए और रेवेन्यू फेयरनेस रहना चाहिए टू बोथ यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, तो दोनों का दिल नहीं दुखना चाहिए, दोनों को रेवेन्यू मिलना चाहिए। इसको देखो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, आर आई हाँ, तो आप इसको टर्फ से याद रख सकते हो। टर्फ होता है टर्फ, एक होता है टर्फ, एक होता है टर्फ। ठीक है, तो आप इसको टर्फ से याद रख सकते हो। ठीक है, टी स्टैंड्स फॉर व्हाट? सर टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन चेन का पार्ट होना चाहिए। सर फिर आई स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, आर स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू फेयरनेस होना चाहिए, एफ स्टैंड्स फॉर सर फ्री फ्लो होना चाहिए। बोलो बात क्लियर है क्या? इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सबसम्यूम हुए? तो ये तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सर बात करें हम सेंट्रल टैक्सेस की, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, फिर सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, सीबीडी, स्पेशल सीबीडी। सर ये सीबीडी क्या है? सीबीडी इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी।
और स्पेशल सीवीडीज, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, कस्टम की ड्यूटीज हैं, इनको भी सबसम्यूम कर दिया। सेंट्रल सेल्स टैक्स और सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस। सर स्टेट में किस किस को, तो यहाँ पे सेंट्रल, तो यहाँ पे स्टेट। फिर एंटरटेनमेंट टैक्स बस लोकल बॉडीज के टैक्स को हटा के, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग का टैक्स, एंट्री टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स और टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये सारी पावर दी जाती थी किसको, स्टेट टैक्सेस को। तो ये सेंट्रल के और स्टेट के। सर नाम याद हो जाएंगे, ठीक है, तो 4-4, 5-5 नाम याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली नाम याद हो जाएंगे। अब सर लास्ट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा था, तो जीएसटी लाना इतना आसान तो था नहीं, तो कुछ कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, मैं बता दूंगा कौन सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आर्टिकल 265 सिंपल सी बात कहता है कि कोई भी टैक्स आप ना तो लेवी कर सकते हो और ना ही कलेक्ट कर सकते हो जब तक आपको लॉ अथॉरिटी ना दे। तो अगर लॉ अथॉरिटी देगा तब जाके ही आप टैक्स को लेवी या कलेक्ट कर पाओगे। फिर आर्टिकल नंबर 245, आर्टिकल 245 सिंपल सी बात ये कहता है कि आखिरकार कौन लॉ बनाएगा। तो 245 ने बोला कि जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा फॉर दी होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब पूरे इंडिया लेवल का लॉ बनाना हो तो किसके पास पावर है, पार्लियामेंट। स्टेट के पास पावर है टू मेक द लॉ फॉर दी होल और पार्ट ऑफ दी स्टेट, ठीक है। एक और चीज, पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया तो उसको हम इनवैलिड नहीं मान लेंगे जस्ट बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सर देखो जो हमारा इंडिया रहता है ना, ये मेरा इंडिया, यहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक TW है, इसके बाद 188 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सर एक बात बताओ, अगर यहां पे कोई लॉ बनाया पार्लियामेंट तो क्या इनवैलिड मान लेंगे? तो यार देखो लॉ मेकर बहुत शातिर है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिख दिया कि अगर कल को हम अगर कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन में लॉ बना रहे तो भी हम उसको इनवैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अब सर आर्टिकल नंबर 246, तो आर्टिकल नंबर 246 आया इसलिए है कि वो ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कौन से लॉ बनाएगी। तो 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये वाली लिस्ट आपने डायरेक्ट टैक्स में भी पढ़ी होगी। यूनियन लिस्ट सर वो सारे मैटर्स जहां पे पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है टू मेक द लॉस। स्टेट लिस्ट वो सारे मैटर्स जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है लॉ बनाने का। और कॉन्करेंट लिस्ट जहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास राइट है लॉ बनाने का। जीएसटी के लिए हमें दोनों को पावर्स देनी थी, राइट की पावर्स भी, कलेक्शन की पावर्स भी। इसके लिए हमने आर्टिकल 246 को अमेंड करा और हम लेके आए आर्टिकल 246A। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि जीएसटी के लिए खास आया था आर्टिकल 246A, जो साइमल्टेनियसली पावर देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एक टैक्स चार्ज करने की, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? तो राजा अमेंडमेंट हुआ था मेरा 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। तो सर आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्यों आया था? सिंपली बस इसलिए अमेंडमेंट आया था ताकि दोनों को साइमल्टेनियसली पावर दी जाए टू लेवी एंड कलेक्ट द टैक्स। कौन सा अमेंडमेंट? 101 अमेंडमेंट, ठीक है। और उसके बाद ये जो अमेंडमेंट एक्ट था, इसने हमको CA स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसने ये भी बताया था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है अकाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए अलग से एक एक्ट लाएंगे जिसका नाम है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, और वो जो लॉस हो रहा है उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो सर ये आर्टिकल 246A सिंपली है क्या, अमेंडमेंट के बाद वाला। ये क्या कहता है देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 246 एंड 254। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है तेल लेने गया कि भले 246 और 254 में जो भी लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं है।
हमको किससे लेना देना है, हमको जो इसमें लिखा है उससे लेना देना है। ये क्या कह रहा है कि सर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी ऑन ऑल दी मैटर्स रिलेटिंग टू यूनियन, और स्टेट लॉ बनाएगा ऑन ऑल दी मैटर्स रिलेटिंग टू स्टेट। ठीक है, और हम दोनों मिलके काउंसिल बनाएंगे जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो यार आर्टिकल 246A ने पावर दी है, सेंटर लॉ बनाएगा इंटर स्टेट सप्लाई के केस में। तो यार राजा, प्लेस ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर है ना, मैंने वहां पे आपको क्या कहा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई के लॉस बनाए हैं कहां पे, IGST एक्ट में। क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई का मुद्दा ही बात करता है इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट की। तो यार इंटर स्टेट के सारे लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, और सर ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया किस किस के ऊपर अभी जीएसटी की बात नहीं होती है। उसके बाद आर्टिकल 269A, 269A ये जो जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ है, दिस इज आर्टिकल 269A। ठीक है, तो ये सर 269A की कुछ कुछ बातें हैं, देख लेते हैं आओ। तो सबसे पहले इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में IGST लगेगा, और ये IGST का लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और ये IGST बढ़ जाएगा। सर कैसे बटेगा, तो 50% सेंट्रल के पास, 50% स्टेट के पास। तो ये 50% सेंट्रल और 50% स्टेट के पास चला जाएगा उस मैनर में जिस मैनर में जीएसटी काउंसिल बोलेगा। अगर हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं या सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में भी क्या लगाएंगे, IGST लगाएंगे। ठीक है, अगर वापस से अमाउंट कलेक्टेड एज IGST हैज बीन यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ SGST। राजा ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो लास्ट ट्रांजैक्शन होता है उसी के ऊपर तो गवर्नमेंट को जीएसटी की इनकम होती है। तो IGST का अमाउंट आपने SGST के लिए यूज करा है या वाइसा वर्सा, तो ये आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर और स्टेट के वापस के ट्रांजैक्शंस कभी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पार्ट नहीं बने। ठीक है, उसके बाद 269 बात करता था हमारा इंटर स्टेट सप्लाई की, जो जीएसटी काउंसिल है वो है 279A। ठीक है, तो मैंने आपको शायद पहले गलत बोल दिया था, 269A इज फॉर इंटर स्टेट सप्लाई और 279A इज फॉर जीएसटी काउंसिल। सर आर्टिकल 270 बात करता है सिंपल कि आखिरकार सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे पैसे का बंटवारा होगा, वो बात करता है आर्टिकल 270। तो भाई प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद और रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, उसके बाद हम पैसे का बंटवारा करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम बांटे, IGST का पैसे कैसे बांटे, इनफैक्ट जो CGST का पैसा होता है वो भी पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता है, उसको भी बांटना पड़ता है। तो कब कैसे बांटते हैं, तो जैसे फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद बांटा जाता है। एक MCQ क्वेश्चन अगर बहुत टफ बनाना हो तो ये बना सकते हैं कि किसका रिकमेंडेशन लेना जरूरी है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द फंड्स। और उसके बाद लास्ट से मेरा जीएसटी काउंसिल दैट इज आर्टिकल 279A। जीएसटी काउंसिल बहुत ही सिंपल है, ये बोलता है कि भाई जीएसटी के काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स बैठेंगे, तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलके एक काउंसिल बनाएंगे जिसको बोला जाएगा जीएसटी काउंसिल। तो सर जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर बैठेंगे, तो सबसे पहले यूनियंस फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। सर कौन है हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो राजा निर्मला सीतारमन अकेली लेडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी संभाल रही है और वही लेडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी संभाल रही है। तो यार हमारा और पूरे देश का सैल्यूट है ऐसी लेडी को। आप भी लड़कियां फटाफट से पढ़ाई करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनो और देश का नाम रोशन करो। ठीक है, तो यार निर्मला सीतारमन जैसे आपको भी क्या बनना है, कुछ बड़ा काम करना है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज द चेयर पर्सन। उसके बाद सर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और हर मिनिस्टर नहीं, वो मिनिस्टर जो इंचार्ज है या तो रेवेन्यू का या तो फाइनेंस का, तो इनको भी तो जोड़ेंगे एज द मेंबर। और फिर द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन या एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द मेंबर। तो दो तो यूनियन के हो गए, एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। और एक और क्या हो गया हमारा, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन। ठीक है, एज नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर रहेंगे। सर जीएसटी काउंसिल
क्या क्या चीजें डिसाइड करेगी? तो यार जितने चैप्टर्स आपने पढ़े ना, सब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। कौन कौन से टैक्सेस चार्ज करने हैं, कौन सा सबसम्यूम होगा, कौन सा सबसम्यूम नहीं होगा, किस पे जीएसटी लगाना है, किस पे एग्जेम्प्ट करना है। फिर सर इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पे जो आईजीएसटी लगेगा वो कैसे बटेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन, थ्रेशोल्ड लिमिट के प्रोविजन, फ्लोर रेट कितना कम से कम रेट रखें, कितना ज्यादा से ज्यादा रखें, कोई स्पेशल रेट रखें क्या, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए अलग से प्रोविजन बनाए क्या, सारे के सारे मैटर्स एज द काउंसिल में डिसाइड। ठीक है सर, इसमें हमको क्या ध्यान रखना है? तो यार 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंपल कि इन 5 प्रोडक्ट्स पे, वो पेट्रोल वाले, जब काउंसिल बोलेगा तब जीएसटी लग जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे एक तो आपको बात ये याद रखनी है कि काउंसिल में जब भी डिसीजन होगा ना, तो डिसीजन होगा तो टोटल 3/4 वेट देखे जाएंगे। उन 3/4 वेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 वेटेज होगा और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 वेटेज होगा। सर क्या मतलब? देखो ध्यान से, मैं आपको सिंपली एक क्वेश्चन बता दूं कि फॉर सपोज करो कोई प्रपोजल है कि पेट्रोल पे जीएसटी लाए या ना लाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ बोल दिया। अब टोटल 31 स्टेट है, 31 स्टेट में से 20 ने बोल दिया हाँ भाई लाओ। तो ऐसा करेंगे कैसे कि लाए या नहीं लाए? तो हम बोलेंगे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का 1, पर उसका वेटेज कितना लेंगे? 1/3। तो ये हो गया कितना? 33.33%। स्टेट गवर्नमेंट का कितना है? 20। तो हम स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे 20/31 मल्टीप्लाई बाय 100, पर इनका वेटेज कितना माना जाएगा? 2/3 माना जाएगा। तो सर स्टेट गवर्नमेंट का हम निकालेंगे 20/31 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। तो ये आ गया मेरा 43.01। तो ये 43.01 ये आ गया सर, 43.01 प्लस 33.33 तो 76.34। और हमने देखा था राजा कि मिनिमम मुझे चाहिए 3/4, दैट इज 75%, और 75% से ज्यादा वोट आया है तो प्रपोजल पास हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है, हाँ एक और कोरम की बात ध्यान रखनी है कि 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स विल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम। तो जितने मेंबर्स हैं अगर उसके आधे भी रहे तो कोरम बन जाएगा और मीटिंग को कंक्लूड करा जा सकता है। ठीक है, और सर कोई भी इनवैलिड नहीं माना जाएगा अगर कोई वैकेंसी है, कोई अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है या कोई प्रोसीजर इरेगुलेटरी है। तो इन्होंने बोला भाई अगर ऐसा भी है तो भी जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन है वो वैलिड ही माना जाएगा, वरना बाद में आप बोल दोगे कि भाई वैकेंसी थी आपने कैसे डिसीजन ले लिया। अरे यार वो बचपन में होता है ना कि भाई अंपायर ने तो आउट दिया नहीं, तुमने कैसे आउट मान लिया? अरे आउट है तो आउट है, फिर अंपायर गया तेल लेने। ठीक है, तो सिंपल कि कोई वैकेंसी है और फिर भी डिसीजन ले लिया, चलेगा दौड़ेगा। सर आपने पर्सन का जो अपॉइंटमेंट करा है वो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से नहीं करा है, फिर डिसीजन ले लिया, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर जो प्रोसीजर में अगर 4 स्टेप्स दी थी आपने 2 स्टेप फॉलो करी तो भी चलेगा, हाँ सर तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर कोई भी झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा सॉल्व करने के लिए आप जीएसटी एक मैकेनिज्म बनाएगा। मैकेनिज्म में सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 1 और मोर स्टेट्स आएगी, झगड़ा हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स का झगड़ा हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स का, या 2 और 2 से ज्यादा स्टेट्स का भी झगड़ा हो सकता है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? तो यार ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से चैनल को अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।